मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या हुआ कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे उनको जो फूड मिलता है वो फूड किस वे में लेते हैं और उनके बॉडी के अंदर उस फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो अगर आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड के इनटेक और उसके प्रोसेसिंग को डिस्कस करोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोड दिखेंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड शो करते हैं, मीन्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करेंगे। कुछ पैरासिटिक होते हैं जिनका शेल्टर, फूड सब कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ होलोजोइक मोड शो करेंगे जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे किसी भी लिविंग बीइंग से फूड मटेरियल्स जो भी यूज करता है वो उसकी बॉडी में एज इट इज़ यूज नहीं होगा। उसके बॉडी में कुछ प्रोसेसेस चलेंगे जिसके थ्रू वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में चेंज करके फिर उसको यूज कर लेता है। उसके बाद सिम्बियोटिक एसोसिएशन आता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ को रिलेट करेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉपिक मोड्स होगा उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आएगा, इसलिए सबसे पहले हम ऑटोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो टेंडेंसी रखते हैं अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने की, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आर व्हाट? ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो ऑटोट्रॉप्स नेचर में होते हैं उसमें ग्रीन प्लांट्स जितने होंगे वो सभी आ जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो इसके अंदर आता है। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स कुछ फ्लोटिंग लिविंग बींग्स होते हैं जो कि एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसके अंदर पाए जाएंगे। मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑटोट्रॉप्स विच आर फाउंड इनटू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद हमको डिस्कस करना है ये फोटोसिंथेसिस जो हम टॉपिक यूज किए हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। और फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सन एनर्जी को यूज करता है और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके प्रेजेंस में वो उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी बनता है वो जनरली कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं तो बोल देते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट का होना ज़रूरी है। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो सभी क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। मीन्स वो सभी ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं। तो जितने भी प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, इसलिए उन सभी पार्ट से फोटोसिंथेसिस आसानी से हो जाती है। तो अगर हम किसी प्लांट के पार्ट को डिस्कस करें तो उसके लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू एंड ग्रीन सेपल के थ्रू फोटोसिंथेसिस आसानी से हो जाती है और वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं। तो जो ग्रीन पिगमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो किसी भी प्लांट के मीजोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाएंगे और हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो कुछ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी के अलावा जो है प्लांट के अंदर पाए जाएंगे उसमें कैरोटीन भी होता है और जेंथोफिल्स भी होता है। तो ये सभी
प्लांट के पिगमेंट हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होंगे और जो फैक्टर्स यूज होंगे उनके बेस पे अगर इसको आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ intake of inorganic materials and conversion of such inorganic materials into the carbohydrate। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज किए जाएंगे उसमें दो रॉ मटेरियल होते हैं मोस्टली जो यूज होंगे, उसमें वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो यहाँ पे जो आपको कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है उसका सिंपल जो फार्मूला है वो ग्लूकोज का लिखा गया है, और यहाँ पे जब ये प्रोसेस होगा तो इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होके ग्लूकोज बना लेते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस हमको मिल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो तो आपको अलग अलग बुक में जो रिएक्शंस मिलेंगे उसमें रिएक्टेंट साइड जो मैंने 12 वाटर लिखा हुआ है वहाँ पे 6 लिखा रहेगा, और दूसरे साइड जो प्रोडक्ट है उसमें वाटर जो हमने 6 मॉलिक्यूल लिखा है वो नहीं रहेगा, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल वाटर का तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पे कंप्लीट रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन यही होगा, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हम बनाते हैं तो जो प्लांट होता है वो 12 वाटर मॉलिक्यूल को यूज करता है। इस प्रॉब्लम को आप जानते रहना, आपसे पूछा जाता है कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हम बनाते हैं तो कितने मॉलिक्यूल वाटर के यूज होते हैं। तो 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे रिएक्शन में 12 मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं। अदरवाइज़ आप रिएक्शन में 6 भी लिख लोगे तब भी रिएक्शन आपका सही रहेगा। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने 10 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेना, और उसको सॉल्व करने के लिए पूरे वीडियो में आपको बना रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसके आंसर आपको इसी वीडियो में मिलते रहेंगे। आंसर चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इस 10 प्रॉब्लम्स के आंसर की होंगे, उसको वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो जो ग्लूकोज होगा यहाँ पे जो ऊपर के रिएक्शन में फॉर्म हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा जिसको प्लांट यूज नहीं कर पाता है उसको वो स्टार्च के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, और किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, स्टार्च का हम टेस्ट करते हैं तो उसके लिए आयोडीन सोल्यूशन को यूज किया जाता है। तो आयोडीन सोल्यूशन में जब हम स्टार्च को डालते हैं तो हमको ब्लू कलर जनरेट होता हुआ दिखता है, और हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे स्टार्च है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हमें डिस्कस करना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या यूज होते हैं। तो रॉ मटेरियल यूज क्या क्या होंगे, वाटर यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें जो वाटर होगा वो प्लांट हमेशा सॉइल से एब्जॉर्ब करता है रूट के हेल्प से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको वो एयर से लेता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो आपसे रॉ मटेरियल पूछा जाएगा तो आपको केवल 2 रॉ मटेरियल लिखने हैं, एक वाटर होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अगर हम इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करें कि फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स क्या क्या होते हैं, तो कुल यहाँ पे आपके बुक में 3 इवेंट्स लिखे गए हैं। तो पहले वो 3 इवेंट्स क्या हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला इवेंट होगा उसमें क्या होगा, जो लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ही क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लोरोफिल ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो लाइट एनर्जी होगा उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो केमिकल एनर्जी होगा उसका जब कन्वर्जन होगा तो उसी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है
और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इन्हीं इवेंट को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सन रेडिएशन होगा उसकी वजह से जो क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और क्लोरोफिल के एक्टिवेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट के थ्रू, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्प्लिटेड इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जब ये कन्वर्ट किया जाएगा तो यही हाइड्रोजन यूज हो जाता है आगे रिडक्शन के लिए, और ऑक्सीजन गैस आपको एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जो स्प्लिटिंग है वाटर की वो ग्रेना पार्ट में होता है क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट को अगर आप उसका फिगर देखोगे तो उसमें ग्रेना और स्ट्रोमा दो पार्ट होते हैं। तो जो ग्रेना वाला पार्ट होता है उसी के अंदर स्प्लिटिंग होती है, और ये स्प्लिटिंग हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद के जितने भी प्रोसेस होंगे यानी जितने भी अगले स्टेप होंगे वो विदाउट लाइट होते रहते हैं, इसलिए उनको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा वो एयर में चला जाएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। और उसके बाद क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगा यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट, and this reaction is carried out in dark, so it is called dark reaction। और डार्क रिएक्शन हमेशा इस स्ट्रोमा रीजन में होगा क्लोरोप्लास्ट के, इसलिए इसको हम केल्विन रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल भी कहते हैं। जो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हुआ उसको ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एज अ ब्रीदिंग एयर, इसलिए इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एयर हमारा प्यूरीफाई होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे केल्विन प्रोसेस को देखें तो उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिल के ग्लूकोज में क्या कर रहे हैं, CO2 को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम क्लोरोप्लास्ट का फिगर देखें, जैसे आपको फिगर मान लो मैंने क्लोरोप्लास्ट का बनाया, तो इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा दो पार्ट होंगे। जैसे मान लो ये दोनों पार्ट हमने ग्रेना और स्ट्रोमा के बना दिए, ठीक है, जिसमें रेड वाले को हमने ग्रेना बनाया हुआ है और ब्लू वाले को हमने स्ट्रोमा रीजन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर सबसे पहले क्या होगा, कुछ मटेरियल एंटर करेंगे और ये कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ग्रेना में भी मैंने आपको बताया था कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होता है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यूज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ग्लूकोज बन जाता है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से देखो तो ग्रेना में वाटर यूज हो रहा है और स्ट्रोमा में CO2, और ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक तरफ से बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगा और एक तरफ से शुगर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पे इस अगर प्रोसेस को आप ध्यान से देखो तो जो एयर के अंदर कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उसको प्लांट यूज करके और अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इसको स्टोर कर ले रहा है। इसलिए हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कार्बन फिक्सिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस द कार्बन ऑफ द एयर इज फिक्स्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को डिस्कस करें तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द process of photosynthesis, and some important factors which are involved in photosynthesis are, first one is intensity of the light, means जिस लाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन को करा रहे हो उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है। तो अगर इंटेंसिटी आप ज़्यादा रखोगे तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा थोड़ा फास्ट होता है, और इंटेंसिटी कम रहेगी तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है बहुत स्लो रेट से चलता रहता है। दूसरा वाटर है,
तो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट हाई होती है। लेकिन ये जो वाटर होता है वो प्लांट यूज करता है सॉइल से। तो वाटर अगर आप एयर के अंदर प्रेजेंट करोगे तो उस एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा उसको प्लांट कभी भी यूज नहीं करेगा, आप जानते रहना। इसलिए अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो उस ह्यूमिडिटी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज नहीं होगा, आपको वाटर सॉइल के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। और सॉइल के अंदर जब वाटर ज़्यादा रहेगा तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट हाई रहेगी। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है। तो आपको पता है कि CO2 को ही प्लांट फिक्स करता है। तो अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो रेट फोटोसिंथेसिस की ज़्यादा रहेगी। लेकिन उसका भी अपना एक अमाउंट है कि कितना अमाउंट आप CO2 का रखोगे। तो अगर आप 300 से 400 पार्ट पर मिलियन CO2 का अमाउंट रखते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत अच्छी होती है। इससे ज़्यादा होने पे भी रेट डिक्रीज़ हो जाएगी और इससे कम होने पे भी रेट कम रहती है। उसके बाद pH ऑफ द सॉइल आता है। तो जो pH रेंज होगा जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा वो 5.2 से 7.5 है। मीन्स बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा सॉइल एसिडिक या बेसिक कर दोगे तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर सनलाइट से रिलेट करता है। तो सनलाइट ज़्यादा होने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना नहीं होता। टेम्परेचर एक अलग फैक्टर है और सनलाइट एक अलग फैक्टर है। तो टेम्परेचर हीटिंग कितनी हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी प्लांट के अंदर अगर टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर वेरी करता है तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत प्रॉपर वे में चलता रहेगा। अगर आप टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो तो उस कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस की रेट होगी वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। इवन आप कह सकते हो कि 40 डिग्री सेल्सियस के बाद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है। तो अगला फैक्टर SPM है जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स आर ऑल द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इनटू द एयर। और एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स या स्मोक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लीफ के ऊपर इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है। और ओपनिंग के क्लोज होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए जो एयर होगा वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए अगर फोटोसिंथेसिस की रेट को प्रॉपर रखना है तो। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें कलर ऑफ द लाइट आता है। जैसे अगर हम ग्रीन कलर को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए तो ग्रीन कलर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए और उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल स्लो होता है। तो ये पूरा फैक्टर था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करने वाले। तो इसी पे बेस्ड हमने आगे 10 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको मैं उसका स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, आप उसके आंसर लिख के और आंसर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो ये पहले 5 प्रॉब्लम हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके देख लो और इसके आंसर लिख लेना। इसके बाद अगला जो स्लाइड है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके भी आंसर लिख के और डिस्क्रिप्शन में आप उसका आंसर चेक कर लेना। तो चलिए इस तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस डिस्कस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और कांटेक्ट में रहिए। थैंक यू।